हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो के साथ आज मैं आप लोगों के लिए फिर से 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर क्लास 10th ऑफ मैथमेटिक्स लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है, उसको हम कैसे फॉर्मूले का यूज करके फाइंड करते हैं, ये सारे प्रोसेस मैं आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चन का बताने वाला हूं, जिसको अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फाइनल एग्जामिनेशन में आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं वो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के रखे गए हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के। फिर उसके बाद चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो डालूंगा। फिर उसके बाद 11 से 15 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के एक सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिए और सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसके सॉल्यूशन, उसके प्रोसेस को, ताकि उस बेसिस पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सके और इन सब का बेनिफिट जो है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिले। तो चलिए टाइम पास किए बिना मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और इसका सॉल्यूशन बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, किसी द्विघातीय बहुपद के शून्य को अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -4 एवं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 4 तथा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो बहुपद क्या होगा। इससे पहले भी आप लोगों को पिछले सेट में बताया गया था कि अगर हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो तो हम लोग समीकरण का बनाने का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में जो है कोई नंबर हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 होगा, मतलब यहाँ पे कोई नंबर ना होके सिर्फ 1 होगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्स स्क्वायर लेंगे, इसका मतलब 1 होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमको -4 दिया हुआ है और बाहर में x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो है हमको 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान 4। तो इस तरह से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और बाहर में x था प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, क्वेश्चन 2 है 3x प्लस 2y बराबर 10 हो और x बराबर 2 हो तो y का मान होगा। मतलब हमको एक समीकरण दे दिया है और x का मान दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, हम इसमें x का मान रखेंगे, 3x है तो इसको लिखेंगे 3 इंटू x की जगह 2 रखा जाएगा और फिर प्लस 2y हो जाएगा और बराबर 10 हो जाएगा। समीकरण में, इस समीकरण में ये x बराबर 2 रख दिया, तो 3 इंटू 2 प्लस 2y बराबर 10, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2y बराबर 10। यहां से y का मान निकालने के लिए 6 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10 माइनस 6 और ये 2y बराबर हो जाएगा 10 में 6 जाएगा 4, तो ये y बराबर जो है 4 बट्टे में आ जाएगा 2, क्योंकि गुना में है, गुना वाला जो भी नंबर होता है वो बट्टे में, तो ये 2 बच जाएगा, y बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस b बराबर 0। इसमें से अगर x का मान निकाला जाएगा तो देखो ये b उधर जाएगा तो ये ax बराबर हो जाएगा -b और x बराबर हो जाएगा -b अपॉन a, बट्टे में आ जाएगा a। तो हम लोग ये देखते हैं कि x का जो है केवल एक मान निकलेगा, केवल एक, या इसको अद्वितीय भी बोलते हैं। ये अनेक है, ये 2 है, ये नहीं होगा, अद्वितीय इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। रैखिक समीकरण हमेशा एक चर वाला अगर होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x का एक ही मान निकलेगा, x बराबर यहां से ये -3/2 हो जाएगा, तो इसलिए इसका अद्वितीय हल सही ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा, क्वेश्चन 4 कह रहा अगर दिए गए समीकरण 5x प्लस 3y बराबर a में x बराबर 1 y बराबर 1 तो a का मान होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना होता है, जो मान दिया हुआ है इस समीकरण के लिए x बराबर 1 y बराबर 1
उस समीकरण में रखते हैं तो क्या होगा 5 इंटू दे करके x की जगह रखाएगा 1, फिर प्लस 3 इंटू दे के y की जगह रखाएगा फिर से 1 और बराबर हो जाएगा a। इसको हल कीजिए तो 5 एकम 5 हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर हो जाएगा a। तो ये 5 3 8 मतलब a बराबर हो जाएगा 8। इसका आंसर डी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, r बराबर इतना तो q बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें हम लोग मान रखेंगे, a का मान हमको कितना दिया हुआ है, a का मान इस क्वेश्चन में 37 है, 37 तो ये होगा 37 बराबर b का मान कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 4, फिर इंटू होगा b q है तो इसके बीच में कुछ नहीं तो इंटू, और ये q का मान इसमें हमको नहीं पता है, q बराबर है मतलब q का आंसर निकालना है तो q ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस r का मान कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, r का देखिए 1। इसका मतलब इसको अगर हम हल करेंगे तो q का मान निकल जाएगा। तो कैसे हल कर सकते हैं इसको, q का मान निकालने के लिए देखिए 4 तो गुना में है तो ये बाद में उधर जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा अगला स्टेप 37, ये इधर जाएगा तो -1 बराबर 4q, ये हो जाएगा घट के 36। तो इसी को हम लिख सकते हैं 4q बराबर 36 और ये 4 नमा 36 तो q बराबर कितना आ गया 9 इज राइट आंसर। 9 दिया हुआ इस क्वेश्चन में, यस 9 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 में देखें, क्वेश्चन 6 कह रहा अगर संख्या के इकाई का अंक y हो, दहाई का अंक x हो तो संख्या होगी। हम लोग ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट है, उसमें इकाई अंक को जो है हम लोग x मानते हैं जनरली, जब मानते हैं इकाई अंक को x, और दहाई अंक को हम लोग मानते हैं y, दहाई अंक को मानते हैं y। तो संख्या बनता है 10y प्लस x। अगर इकाई अंक मेरा x होता है तो संख्या बनता है 10y प्लस x, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा किया गया, घुमाया गया आपको। देखो इकाई अंक को क्या माना गया है y, जबकि हम लोग जनरली इकाई अंक को x मानते हैं, और दहाई अंक को x माना गया। तो इसका मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मेरा संख्या होगा दहाई अंक पे कौन है x है, तो x को 10 से गुना करना होगा, और इकाई अंक पे y है तो x की जगह पे y हो जाएगा। इकाई अंक पे y है इस क्वेश्चन में तो इसमें x की जगह पे y हो जाएगा। तो ये 10x प्लस y इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 10x प्लस y b। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा a के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। मूल वास्तविक और भिन्न होने का ये चैप्टर 4 का कंसेप्ट है, द्विघात समीकरण वाला। मूल वास्तविक और भिन्न होने का जो कंडीशन होता है वो होता है d का मान 0 से बड़ा होता है। तो हम इसमें d की जो फॉर्मूले होते हैं उसको रखते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए 0। b का मान इसमें जो है वो 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू a जो है इसमें x² के साथ में जो गुणांक होता है वो a होता है। इसमें c का मान a दिया हुआ है, c का मान यहाँ a दिया हुआ है। इसको ऐसे कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 4a और बड़ा होना चाहिए 0। हमको यहां से a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए लेस देन और ग्रेटर देन वाले में जब होता है ना तो हम लोग इसको a का मान अलग करेंगे, एक ऐसे प्रोसेस है। देखिए इसमें 16 प्लस में एक्स्ट्रा 16 प्लस में, तो हम लोग इधर क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4, और ये साइन ऐसा ही रहेगा, और ये प्लस वाला जब इधर आएगा तो -16 हो जाएगा। और हम a को फ्री करने के लिए यहाँ पे -4 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी -4 से डिवाइड करना होगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, a मेरा फ्री हो गया, ये a मेरा फ्री हो गया। लेकिन जब माइनस वाले नंबर से हम डिवाइड करते हैं किसी भी चर को अलग करने के लिए
तो ये साइन जो है चेंज हो जाता है, ये साइन ऐसे बदल जाता है। ये ध्यान रखिएगा, भेजने में प्लस वाले को इधर माइनस वाले को इधर भेजने से कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस वाले से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो अब ये कट के क्या बचेगा, 4 चौके 16, मतलब यहां 4, a का मान छोटा होगा 4 से, a का मान छोटा होगा 4 से, b इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 जो है p के किस मान के लिए समीकरण px² माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। ये अभी जो पीछे क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन नंबर 7 उसी के जैसा है, बट इसमें कंडीशन चेंज है, मूल वास्तविक होने के लिए बस बोल रहा है। तो मूल वास्तविक होने का सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि d का मान जो है वो 0 से बड़ा हो और बराबर। ये या तो d का मान 0 से बड़ा होगा तब भी मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, और d का मान 0 के बराबर होगा तब भी मूल वास्तविक होगा लेकिन मूल समान होगा। दो आंसर जब निकलेगा तो दोनों x का मान जो है सेम होगा। तो हमको ये कंडीशन बोला है कि मूल वास्तविक होने के लिए इसको हल कीजिए, तो d का मान, अब इसको आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं तो क्या होगा, d का क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac बड़ा या बराबर 0। इसमें मान रखें b का क्या होगा, ये देखिए -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 इंटू a x² का गुणांक p है, इंटू c का मान क्या है, इसमें 2 है, c का मान 2 है, तो ये बड़ा या बराबर 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस ये 4 दूना 8 और p हो जाएगा बड़ा या बराबर 0। 4 को इधर भेजेंगे तो -8p बड़ा या बराबर, ये -4 हो जाएगा, इधर आएगा तो अब इसमें हम p को फ्री करने के लिए -8 से डिवाइड करेंगे, और अभी मैंने बताया -8 से जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस वाले नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये p हो जाएगा, और ये जो है ऐसे घूम जाएगा साइन जो है, और ये कट के 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 इसका सही आंसर होगा। p लेस देन और इक्वल, p लेस देन और इक्वल कहाँ है, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन 9 अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में है, यदि समीकरण 9x² प्लस 12x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे तो मूल इनमें से क्या होगा। मतलब इस कंडीशन में दिया है कि मूल दोनों बराबर होगा, तो देखिए मूल कभी भी बराबर होगा तो उस समीकरण में d का मान जो है वो 0 होगा। अब d का मान 0 है तो इसमें मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d और बट्टे में होता है 2a। इसमें हम मान रखते हैं -b की जगह क्या होगा, जो x का गुणांक होता है वो b होता है 12 प्लस माइनस √d की जगह 0 और बट्टे में 2 इंटू a का मान, ये a का मान जो है जो हमारा x² का गुणांक होता है 9। इसको हम हल करेंगे तो ये -12 और प्लस माइनस ये 0 बाहर निकलेगा तो 0 रह जाएगा और बट्टे में 9 दूना 18। ये कंडीशन जब आ जाता है, अब इसमें हम x का 2 मान निकालेंगे, ये x बराबर और यहाँ जो प्लस माइनस आता है ना, इसके लिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो एक बार x बराबर ये -12 प्लस 0 और बट्टे में 18, इसको हल करके हम लोग निकालेंगे तो -12 ऊपर में, क्योंकि 0 तो प्लस में खत्म हो जाएगा, और बट्टे में 18, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, तो इससे हमारा -2/3 रिजल्ट आता है। फिर इसमें x बराबर एक और मान निकालेंगे तो -12 और प्लस 0 लिखे थे यहाँ, तो अब -0 लिख देंगे, आंसर सेम आएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 18। कैलकुलेट कीजिए इसको तो ये हो जाएगा -12 और बट्टे में 18, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो -2/3। तो यहाँ -2/3, ये भी -2/3, ये समान मूल आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें है ऑप्शन -2/3, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा, क्वेश्चन 10 कह रहा समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्व अंतर मतलब d का मान हमेशा होता है a2 -a1। पिछले वाले सेट में भी ये डिस्कशन हुआ था, इसमें ये a1 होता है और ये a2 होता है जो दूसरा पद है, तो a2 का मान है इसमें -4 और फिर -a1 का मान इसमें 0 है। तो
माइनस का मान a1 का मान 0 है तो ये हो जाएगा सिर्फ -4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा, क्वेश्चन 11 में है किसी एपी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x तथा 9x + 3 है तो x का मान होगा। देखिए अगर ये एक पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 पद अगर एपी में हो तो इसका एक तरीका होता है कि ये जो बीच वाला पद होता है 8x वो इन दोनों का योग 5x + 3 और प्लस 9x + 3 इन दोनों का योग बट्टे 2 होता है। इसमें रिलेशन होता है, जैसे a b c अगर एपी में है तो इसमें बीच वाला जो है b बराबर होता है a + c बट्टे में 2। ये फॉर्मूले के तौर पे आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड जैसा भी आएगा, अगर 3 पद एपी में है तो आप बीच वाले पद को बराबर कर देंगे दोनों के योग बट्टे 2 के। तो मैंने यही किया है इस क्वेश्चन में भी। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अब x का मान निकालने को बोल रहा है ना, इसको हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बेसिक कंसेप्ट से। 8x बराबर हो जाएगा, इसमें देखिए ये x वाला टर्म है 5 और 9 14x हो जाएगा और प्लस ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। इसको कुछ नहीं तो क्रॉस गुना कर लीजिए तो 14x 1 से इसको करेंगे तो 14x + 6 और बराबर हो जाएगा ये 8 दूना 16x। इसमें x वाले को इधर ले आइए 14x और ये इधर आएगा तो -16x और बराबर ये इधर आएगा तो -6, तो यहां बचेगा -2x 14 - 16 और बराबर -6। माइनस से माइनस कर 2 × 1 = 2 2 × 6 तो x बराबर कितना आ गया 3। x का 3 आंसर जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 12 कह रहा निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी मतलब एपी नहीं है। एपी वो होगा जो सेम नंबर को ऐड करने पर अगला नंबर मिलता जा रहा है। जैसे देखिए ये 21 से 42 हो गया, इसका मतलब इसमें 21 जोड़ा गया है। फिर यहाँ 42 से 63 हो गया, इसका मतलब इसमें भी 21 जोड़ा गया। फिर ये 63 से 84 हो गया, इसका मतलब इसमें भी 21 जोड़ा है। तो सेम नंबर को ऐड करने पर अगला नंबर मिल रहा, मतलब ये एपी है। और ये 7 11 से 9 हो गया, मतलब 2 कम हो गया। फिर 9 से 7 हो गया, मतलब 2 कम हो गया। फिर 7 से 5 हो गया, मतलब 2 कम हुआ। तो ये भी एपी है। क्वेश्चन में बताना है कौन नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये 5 से 7 मतलब 2 बढ़ गया, फिर 7 से 9 2 बढ़ गया, ये एपी है। 9 से 11 2 बढ़ गया, तो ये ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एपी में नहीं है, क्योंकि ये तीनों एपी में। ये पॉइंट वाला इसको माइनस करके देखो, a2 - a1 a3 - a2, तो ये आपको सेम नंबर नहीं मिलेगा, तो ये एपी नहीं है। ये ऑप्शन डी जो है इसका आंसर सही माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 में है एपी 0.6 1.7 2.8 का प्रथम पद होगा। प्रथम पद मतलब पहला पद a1, तो ये 0.6 होगा, 0.6 ये आंसर होगा। बट इसमें ऑप्शन में 0.6 नहीं है, तो इस पॉइंट को उड़ाते हैं, नीचे में 10 दे देते हैं। पॉइंट के बाद जो है एक अंक है, इसलिए 10 दिया। 2 से 2 3 6 2 5 6 10, तो 3/5। क्या इस रूप में भी आंसर नहीं है 3/5? यस, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा। क्वेश्चन 14 देखते हैं, किसी एपी का 6th टर्म 12th टर्म क्रमशः 13 25 है। तो देखिए एपी में जो छठा पद होगा उसको हम कैसे लिखते हैं, a + 5d लिखते हैं, ये छठा पद। और 12वें पद को कैसे लिखते हैं, a + 11d, a + 11d। इसमें कितना है, छठा पद जो है हमको दिया हुआ है 13, तो ये 13 हो जाएगा। और 12वां पद है 25, ये 25 हो जाएगा। अब इसमें हमको बोल रहा है इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद का मतलब होता है, देखिए 20वां पद का मतलब होता है a20 का मतलब होता है a + 19d। तो हम लोग a का मान निकाल लेंगे कहीं से और d का मान निकाल लेंगे, इसमें मान रखेंगे, हल करके वही 20वां पद होगा। तो देखिए ये मेरे पास एक तरह से 2 समीकरण बन गया ना, 2 समीकरण।
जिसको हल करके मैं a और d का मान निकाल सकता हूं। तो देखिए इसमें a दोनों सेम है, तो बस इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने का मतलब साइन चेंज करते हैं, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये प्लस में था माइनस हो गया। तो माइनस करने पर क्या होगा, ये प्लस वाला माइनस से कट जाएगा, सेम टू सेम है। प्लस 5d माइनस 11d, तो माइनस 6d बच जाएगा यहाँ, और उसके बाद ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस 25 प्लस 13, तो इसमें से ये घट जाएगा तो बच जाएगा माइनस 12, और उसके बाद यहां से माइनस कट, और 6 से 6 दूना 12, तो d बराबर जो है हमको 2 आ गया। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान निकलेगा। देखिए इसमें हम रखते हैं, ये समीकरण मेरा था a प्लस 5 इंटू डी की जगह मैं रखूंगा 2, और बराबर हो जाएगा 13। कैलकुलेट कीजिए तो a प्लस ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10 बराबर हो जाएगा 13, तो a बराबर ये 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 13 माइनस 10, और a बराबर मेरा बन जाएगा 3। a बराबर हो जाएगा 3। तो देखिए d का मान भी निकल चुका है 2, और a का मान निकल चुका है 3। अब इसमें 20वां पद हमको निकालना है, तो a की जगह मैं रख दूंगा 3, और प्लस 19 इंटू डी की जगह रख दूंगा 2, जो कि मान निकल चुका है। 3 प्लस 19 दूना 38, और 38 और 3 हो जाएगा 41। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि मेरा 41 जो है इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 क्या कह रहा, बोल रहा यदि एक एपी का nवां पद अर्थात an बराबर -1 पे पावर n, तो a3 का मान होगा। मतलब इस फॉर्म में हमको a n की जगह 3 रखना है, तभी तो a3 कहलाएगा। बराबर हो जाएगा -1, और उस पे पावर n है तो 3 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये 1 हो जाएगा गुना में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस मतलब डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा, क्वेश्चन 16 है 18, 15.5, 13 और -47 में कितने पद हैं, कितने पद। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में n का मान निकालना है। कभी भी पूछे कितने पद हैं, तो इसका मतलब इसमें n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a का मान जो है पहला पद ये है, d का मान जो है इसमें से इसको माइनस करके आता है d का मान। मैं यहाँ पे लिखता हूं a बराबर कितना है 18, और d बराबर कितना होगा a2 माइनस a1, तो a2 जो है ये पूरा मान है a2, और माइनस a1, तो इसको हम लोग बोलेंगे 15.1/2, और माइनस a1 का मान है 18। तो देखो ऐसे सोचो, ये 15/1/2 का मतलब हुआ 15.5 और 18 है, तो इसमें से ये घट जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में बचेगा, तो 18 में से 15.5 जाएगा तो 2.5 बचेगा, मतलब माइनस में 2.5 बचेगा। मैं डायरेक्ट इसको कर दिया, आप इसको पूर्णांक को तोड़िए फिर बट्टे पर का जोड़ बनाइए, ऐसे भी सोचेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो इतना तो दिमाग लगाना होगा। इसका मतलब होता है 15.5 और ये 18, तो 18 में से 15.5 घटेगा तो 2.5 बचेगा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -2.5, मतलब डी का मान इसमें -2.5 है। आप इसमें देखो ये लास्ट टर्म है, ये एल का मान कहलाता है। तो जब एल का मान दिया हो तो हम लोग फॉर्मूला भी वही यूज करेंगे, एल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन सब का मान रखिए, एल का मान हमको दिया हुआ -47 बराबर a का मान है मेरे पास 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पे मेरे पास -2.5 है। इसको हल करके ये n का मान निकाला जाएगा। ये प्लस में तो पहले ये इधर आ जाएगा, ये 47 था यहाँ पे 47, ठीक है, -47 और ये 18 इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, बराबर इधर बचा n-1 और इंटू में -2.5। इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 4 1 5 1 6, माइनस में 65 हो जाएगा, और ये 2.5 जो है ये गुना में है इस टर्म के साथ, तो ये बट्टे में आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा, माइनस में 2.5। सही से थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है,
माइनस से माइनस कट गया, इसको हम अगर पॉइंट को उड़ा दे तो कितना हो जाएगा, ये 0 ऊपर आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 0 के 0 और 5 पंचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से ये कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 3 बचा, 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, ये 26 बराबर, उधर क्या बचा हुआ है तो उधर बराबर के उस साइड में सिर्फ n-1, क्योंकि ये बट्टे में आ चुका था तो n-1, और यहां से n का मान निकालने के लिए 26, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा बराबर n। तो n बराबर कितना हो गया, 26 1 27, 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितने पद का मतलब 27 पद जो है इस एपी में होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है एक एपी के 15 पदों का योग क्या है। 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः a और l, मतलब इसमें a का मान दिया हुआ है, l का मान दिया हुआ है। a का मान ये देखिए प्रथम और अंतिम 5 75, a का मान है 5 और l का मान है 75। तो जब हमको a और l का मान दिया हो और तब हमको योगफल निकालना है तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l होता है। ये योग जब निकालना हो और n अंतिम पद दिया हो तो वटा एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो उसमें जब हमको अंतिम पद नहीं होता है तब वो फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें हमको Sn की जगह क्या रखना है, कितने पद, 15 पदों का योग। तो n की जगह हो जाएगा 15 बराबर, ये भी n की जगह 15 बट्टे में 2 ब्रैकेट a की जगह 5 और प्लस l की जगह 75। इसको कैलकुलेट कीजिए तो क्या होगा, 15 बट्टे में 2 और 5 75 दोनों जुड़ के 80 हो जाएगा। तो ये 80 2 से कट जाएगा 40 बार में, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 और 1 0 इसका 600, योगफल 600 आएगा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 18 कह रहा श्रेणी 54 51 48 पदों की संख्या क्या है। पदों की संख्या का मतलब n का मान इस क्वेश्चन में भी निकालना है जिनका योग 513 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए योग दिया हुआ है तो हम लोग योग का ही फॉर्मूला यूज करेंगे और n का मान निकलेगा। इसमें a बराबर कितना है, पहला पद कितना है 54 है और d का मान कितना है a2 - a1 मतलब 51 - 54, ये हो जाता है मेरा -3 और Sn का मान जो है वो दिया हुआ है। तो हमको कोई मान ऐसा दिया हो जिसका खुद एक फॉर्मूला होता है तो हम लोग उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये 513 जो है योग दिया हुआ है तो योग का क्या फॉर्मूला होता है मैं यहां पे लिखता हूं। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। अब इसमें अगर मैं मान रखूं Sn का मान 513 दिया हुआ है तो 513 रखा बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह पहला पद मतलब 54 और प्लस n-1, n का मान तो निकालना इंटू d का मान जो है -3 है इस क्वेश्चन में, बाहर में -3 हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब इसका अगला स्टेप मैं इधर लिखता हूं। अगला स्टेप क्या होगा देखिए, ये नीचे का 2 इधर जाएगा क्रॉस गुने में तो इससे गुना हो जाएगा। तो 2 से गुना होगा तो कितना होगा देखिए, 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा और फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा और बराबर। अब इधर क्या बचा, इधर ब्रैकेट के बाहर सिर्फ n बचा और अंदर में जो है ये सब बचा। 2 गुने 54 कितना होता है, 4 दूना 8 और 5 दूना 10 108 होगा, 54 दूना 108 होगा प्लस। अब ये बाहर में जो 3 है इसको अंदर वाले से ब्रैकेट के अंदर वाले से गुना करेंगे तो ये -3n और यहाँ पे प्लस है तो इसका माइनस और इसका प्लस मिलके -3n हो जाएगा 3n और फिर इसका माइनस और इस -1 का माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 3 1 कम 3 प्लस में 3 हो जाएगा। और उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा देखिए, ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में। तो मैं इसको लिखूंगा 1026 बराबर ये
बाहर में n रहेगा और उसके बाद ये दोनों मिलके 111 हो जाएगा, 108 3 माइनस 3n। अब ये दोनों अंदर का जुड़ने घटने वाला नहीं है, ये n वाला टर्म है, ये अकेला अचर है। ये तो ये हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इसको करेंगे कि हमको n से बाहर वाले से अंदर वाले दोनों को गुना करना है। और जैसे हम गुना करेंगे देखिए ये n स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट होने वाला है। तो हम लोग द्विघात समीकरण के कंसेप्ट को यूज करके इसमें n का मान निकालेंगे। द्विघात समीकरण में जो x स्क्वायर वाला टर्म होता है वो इधर होता है, तो मैं इसको गुना करके इधर लिखता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 111n और ये इससे गुना होगा तो माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा 1026। इसमें स्क्वायर वाला पहले लिखा था तो ये माइनस 3n स्क्वायर पहले लिख देता हूं, ये प्लस में 111 लिखाएगा n और फिर ये जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1026 और इधर बराबर 0 बच जाएगा। इसमें कुछ कॉमन लेके हम इस समीकरण के नंबर को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो -3 कॉमन लेता हूं और -3 जब इधर जाएगा तो बट्टे में जाके 0 खत्म हो जाएगा। -3 लेके जो बचेगा वो लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे n स्क्वायर बचेगा, फिर ये प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा क्योंकि -3 कॉमन ले रहा हूं। तो ये कितना बचेगा, देखिए 3 तिया 9 और इसमें 2 बचा 1, 3 सत्ते 21, 37 बचेगा जब इसमें से -3 कॉमन हो जाएगा और n के n, फिर ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और इसमें से 3 कॉमन लिया जा रहा है तो 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौके 12 और 3 दूना 6 बराबर 0। मेरा समीकरण थोड़ा छोटा हो गया। इसको हम क्या करेंगे, दो पद में, दो टर्म में बीच वाले को तोड़ के और 2n का मान आएगा उसमें से देखेंगे कौन सा मान सही होगा। मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये जो है मेरा आ जाएगा 18n माइनस 19n, दोनों को एक जगह करेंगे तो -37 हो जाएगा और गुना करेंगे ना तो इसका जो गुणनफल आ रहा है 342 उतना ही आ जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 342 बराबर 0। दो में से कुछ कॉमन लेते हैं तो देखिए n कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा n, यहां -18, ओके। फिर माइनस यहां से 19 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा n और ये हो जाएगा -19। यहां पे भी जो यहां बचा है वही यहां भी बचेगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या होगा, बाहर वाला जो है वो एक साथ ब्रैकेट में लिखाएगा और उसके बाद कैलकुलेट करके हम लोग n का मान निकालेंगे। बाहर वाला जो है वो एक साथ ब्रैकेट में, देखिए n माइनस 19 और ब्रैकेट में फिर जो 2 है n माइनस 18 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें से 2 मान निकलेगा, एक आएगा मेरा n माइनस 19 बराबर 0 और एक होगा n माइनस 18 बराबर 0। हल करने पर n बराबर ये 19 आ जाएगा और इधर से n बराबर हो जाएगा 18। तो ये दोनों मान प्लस में आया है n का, तो ये दोनों मान वैलिड हैं। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, देखिए a 18 ये मान सही है, ये होगा, b 19 ये भी होगा और c में क्या है, a एवं b दोनों, तो सही बात है, दोनों आंसर इसका सही होगा, मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही माना जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 19 कह रहा, किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है और उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, वे संख्याएं हैं। मतलब हमको एक तरह से एपी तैयार करके बताना है। तो देखिए एपी में अगर 4 संख्याएं दी होती हैं तो हम लोग इसको मानते हैं, पहला रूप मानते हैं अल्फा नहीं, ए के फॉर्म में लेते हैं, a माइनस 3d, 4 पद अगर दिखाना हो तो, और दूसरा पद होगा a माइनस d और तीसरा पद होगा a प्लस d और चौथा पद होगा a प्लस 3d। ये तरीका होता है अगर मेरे पास 4 पद से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो, और अगर 3 पद होता है तो a माइनस डी, a प्लस डी। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इन सब का योग जो है 40 है, तो इन सबको जोड़ के फॉर्म में लिखते हैं, a माइनस 3d कॉमा की जगह प्लस a माइनस d कॉमा की जगह प्लस a प्लस d और कॉमा की जगह फिर से प्लस और ये हो जाएगा a प्लस
3d और इन सबको जब प्लस किया गया तो इसका योग 40 आता है। अगला कैलकुलेशन देखिए, ये प्लस में 3d है, ये माइनस में 3d है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये प्लस में d है, माइनस में d है, कैंसिल हो जाएगा। तो a कै गो बचा, ये देखिए ये a 4 गो है, तो ये हो जाएगा 4a बराबर 40। ये कट के 4 एकम 4, 4 दाही 40 हो जाएगा, तो ये 10 बच जाएगा। a बराबर मेरा यहाँ पे 10 आ गया, इस क्वेश्चन का a का मान आ गया। लेकिन मुझे d का भी मान चाहिए, तभी हम फिर इसमें मान रख के a और d का मान रख के हम लोग इस AP के रूप को, नंबर को ला सकते हैं। तो अगला हमको जो संबंध दिया हुआ है वो है पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91। मतलब पहला नंबर मैंने माना है a माइनस 3d इसका, और चौथा नंबर मैंने माना है a प्लस 3d, a प्लस 3d, इन दोनों का गुणनफल जो है बोल रहा है 91 है। अब देखिए इसको मैं हल करके इससे d का मान निकालूंगा। तो सबसे पहले a का मान तो मुझे पता चल चुका है यहां, तो मैं a की जगह रख दूंगा। तो ये अच्छा एक चीज देखिए, a माइनस 3d a प्लस 3d, मतलब a माइनस b a प्लस b वाला फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बराबर 91। इसमें अगर मान रखते हैं a की जगह, इधर लिखता हूं, इधर थोड़ा स्पेस है, उधर थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए इधर लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। a की जगह मैं मान रखूंगा 10, a की जगह रखूंगा 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 3d पे होल स्क्वायर है तो ये 9d का स्क्वायर लिखाएगा बराबर 91। इसको हल करेंगे तो 10 का 100 होता है स्क्वायर, माइनस 9d बराबर 91। इसमें d का मान निकालना है तो हम लोग इसको उधर भेजेंगे, तो माइनस में 9d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 91, ये इधर आएगा तो माइनस में 100। इसको अगला स्टेप, माइनस में d स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 9 बचेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 से 9 भी कट जाएगा, तो इधर 1 बचेगा। तो ये d स्क्वायर बराबर है, तो ये d बराबर इधर जो है प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा 1, और ये d बराबर बाहर निकलेगा d का मान, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट से बाहर 1 ही होगा। यहाँ पे d का मान जो है प्लस में भी आया है और माइनस में भी आया है। इसका मतलब हमको दोनों चेक करना होगा कि कौन सा मान आता है, दोनों मान रख करके। तो मेरे पास अब a का मान आ गया और d का मान आ गया। मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं ताकि इसमें मैं मान रख सकूं, ठीक है। मैंने पहला फॉर्म क्या माना हुआ है, पहला रूप क्या माना हुआ है, देखिएगा पहला रूप मैंने क्या माना था, पहला रूप माना था a माइनस 3d। अब इसमें मान रखते हैं a की जगह 10, a की जगह 10 माइनस 3 इंटू d की जगह 1 है और माइनस 1 है। चलो मैं माइनस 1 रख के दिखाता हूं, d की जगह माइनस 1 रखता हूं, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 10 माइनस माइनस होता है प्लस, और 3 एकम 3, तो ये 10 3 13 हो जाएगा। अब देखिए पहला नंबर 13 आएगा, देखिए इस सारे ऑप्शन में 13 पहले किसी में भी नहीं है। इसका मतलब -1 जो है इसमें आंसर नहीं लिया जाएगा, डी का मान सिर्फ +1 रखा जाएगा। अब देखिए डी का मान जब प्लस रखेंगे +1 तो कैसे आंसर मेरा मैच करता जाएगा। ए की जगह तो 10 रखाएगा, फिर -3 इंटू डी की जगह 1 रखता हूं, तो ये 10 -3 हो जाएगा और ये पहला मिल जाएगा 7। अब दूसरे में देखिए ये ए की जगह मैं 10 रखूंगा, फिर -डी की जगह 1 रखूंगा तो घट के बन जाएगा 9। फिर तीसरे में देखिए ए की जगह 10 रखूंगा, फिर प्लस डी की जगह 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 11। फिर ए की जगह 10 रखूंगा और फिर +3 इंटू डी की जगह 1 रखूंगा तो ये 10 और प्लस ये हो जाएगा 3, तो 10 3 13 हो जाएगा, ये 13। तो पहला नंबर 7 9 11 13, 7 9 11 13, ये देखिए ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग जहां पे 2 मान आता है तो उसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा वैलिड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा, क्वेश्चन 20 कह रहा 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग फल इनमें से कौन होगा। मतलब 3 से कटने वाली संख्याओं का 40 संख्याओं का योगफल निकालना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, पहले एपी तैयार करते हैं। 3 से कटने वाला
एपी कौन 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 होगा, पहला 40 हो। तो सबसे छोटी संख्या जो कि धन पूर्णांक हो, प्लस वाला नंबर, सबसे छोटा नंबर जो 3 से कटता है वो खुद 3 होता है, तो 3 होगा। फिर अगला नंबर कौन होगा, 6 होगा। फिर अगला क्या होगा, 9 होगा। फिर अगला 12 होगा और इस तरह से करते चला जाएगा, 40 नंबर तक जाना है। तो ये एपी मेरा तैयार हुआ। इसमें a बराबर क्या होगा, 3 होगा। इसमें d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1 मतलब 6 माइनस 3 मतलब 3। और इसमें n का मान जो है आपको 40 है, मतलब 40 पद का योगफल निकालना है। तो अब योगफल का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू Sn, n की जगह 40, क्योंकि इसमें 40 धन पूर्णांक का बोला था। अब ये हो जाएगा n/2 मतलब 40/2, ये हो जाएगा 2 इंटू a की जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस फिर से ये n की जगह 40 माइनस 1 इंटू d की जगह हो जाएगा बाहर में d की जगह 3। अब इसको हल करते हैं, ये कट जाएगा 20 बार में, तो ये हो जाएगा मेरा 20 ब्रैकेट के अंदर ये 3 दूना 6 प्लस ये 39 हो जाएगा और गुने में ये 3 हो जाएगा। इसका अगला कैलकुलेशन हो जाएगा 20 और ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस ये गुना कीजिए 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 3 तिया 9 2 11 और अंदर वाला ये दोनों नंबर जुड़ जाएगा तो 20 गुने हो जाएगा, ये 17 है तो 123 हो जाएगा, 123। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना होता है, 0 के 0, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 24 60, 24 60 ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन में। देखते हैं 24 60, ये ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 21 कह रहा प्रथम 1000 धन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1000 धन संख्या प्रथम मतलब लगातार, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 1000 तक लिखते जाइए और उन सब का योग ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए इसका एक कंसेप्ट होता है, बेसिक फॉर्मूला है इसका। अगर लगातार धन पूर्णांकों का योगफल निकालना हो तो Sn बराबर होता है n ब्रैकेट n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें n की जगह क्या रखना है, लगातार कितने नंबर का लेना है तो 1000, तो बराबर हो जाएगा n की जगह 1000 और ब्रैकेट में फिर से n की जगह 1000 और फिर प्लस हो जाएगा 1 और बट्टे में 2 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए तो कितना आएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 500 बार में, तो ये अगला प्रोसेस 500 और गुना देके ये 1000 और प्लस 1 है तो 1001 लिखाएगा। यहाँ पे 1000 प्लस 1 है तो ये लिखाएगा 1001 और इसको अब गुना करते हैं तो ये 2 0 पहले लिखा जाएगा, फिर 5 एकम 5, 0 के 0, 0 के 0, फिर 5 एकम 5, ये आंसर होगा 500 500। क्या है ये आंसर, क्या है ये आंसर, यस बी में है। देखिए 500 500। तो इस तरह से 1000 धन पूर्णांकों का अगर इसकी जगह 100 रहता 500 रहता तो जैसा रहता इनकी जगह हम उतना रखेंगे, लगातार धन पूर्णांकों का योगफल। अब अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है p का मान जिसके लिए बहुपद x² प्लस 4x², ये क्या है, -px प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, शायद टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, फिर भी इसका मान निकाल के देखते हैं। अगर आ गया आंसर तो सही है, नहीं तो ये समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। यहाँ पे दोनों सेम डला गया है, कुछ और होना चाहिए था शायद। इसमें बोल रहा है कि ये जो बहुपद है वो इस बहुपद से पूरी तरह भाज्य है। तो अगर कोई एक बहुपद किसी दूसरे बहुपद से भाज्य होता है तो यहां से x माइनस 2 से हम इसका एक x का मान निकाल लेते हैं, ये 2। अगर इससे ये भाज्य है इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब x बराबर 2 इसका एक शून्यक है, इसका एक मान है। तो x के जगह पे मैं इसको 2 रख सकता हूं इस बहुपद में, अगर इससे ये कट जा रहा है भाज्य है तो।
अब इसमें हम मान रख के देखते हैं तो क्या होगा। देखिए x की जगह रखेंगे 2 तो 2 स्क्वायर प्लस ये 4 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 2 तो 2 स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स की जगह रखेंगे 2 प्लस 8। और ये चूंकि 2 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है तो इसलिए इन सब का मान जो है 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से हल करके p का मान निकालेंगे। ये हो जाएगा 4 और प्लस ये 2 दूना 4, 4 चौके 16, फिर माइनस 2p और प्लस 8 बराबर 0। ये सब कितना हो जाएगा, देखिए 16 4 20, 20 8 28, तो ये लिखाएगा माइनस 2p और 28 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 28। ये कट के 2 14 बार में कटेगा तो p का मान जो है वो 14 आना चाहिए। तो क्या 14 ऑप्शन है इसमें? 0 3 5 16 है, 14 नहीं है। मैंने पहले बोल दिया था, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ था। खैर आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। चलिए इसको आप लोग कट करके चलेंगे, क्वेश्चन टाइपिंग में ही प्रॉब्लम था। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 में क्या कह रहा, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। ये दो चर वाला दो समीकरण दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10। इसमें से हल पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए समीकरण 1 समीकरण 2, और ये विलोपन विधि से हल करने पर ये y जो है 4 है और ये y 2 है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। तो ये क्या लिखाएगा, अब लिखाएगा 2x माइनस 4y बराबर 0 को 2 से तो 0, और ये ऐसे ही 3x प्लस 4y और बराबर हो जाएगा 10। ये चूंकि इसका प्लस में इसका माइनस में है तो इसको ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5x बराबर इधर 0 और 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, x बराबर हो जाएगा 2। x का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में जैसे ये है मेरा समीकरण 1, x की जगह मैं रखता हूं 2 और माइनस 2y बराबर 0, तो ये माइनस 2y और ये इधर जब जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट, 2 से 2 भी कट, 1 बचेगा, y बराबर 1। x का मान आया 2 y का 1, x का 2 y का 1 है क्या, x का 2 y का 1, ये ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा, क्वेश्चन 24 देखिए, k के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर और इतना के अनेक हल संभव हो। दो चर वाला रैखिक समीकरण है x और y वाला, अनेक हल के लिए होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये अनेक हल होने का शर्त है। तो इसमें a1 का कौन मान होता है, जो x के साथ में पहले समीकरण का होगा तो ये k होगा, बट्टे में a2 क्या होगा, दूसरे समीकरण का x के साथ वाला, ये 12 है तो नीचे में 12 बराबर b क्या होता है, जो y के साथ में होगा तो y के साथ में क्या है 3, और बट्टे में b2 क्या होगा, दूसरे समीकरण का y वाला, बट्टे में k, और बराबर c में क्या है, तो c में ये पूरा x y को छोड़ के ये पूरा c कहलाता है, मतलब माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3, और बट्टे में c2 क्या है, तो इसमें ये है माइनस k। इसको हल करें अगर तो ये हमको k का मान ज्ञात करना है ना, k का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें 3 पोर्शन बराबर होता है, लेकिन मान निकालने के लिए हम किसी दो को इक्वल के फॉर्म में लेके उसका k का मान निकालते हैं। यहां से क्रॉस गुना अगर करें तो ये k स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 तिया 36, और यहां से k का स्क्वायर हटेगा तो इधर जो है प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा 36, और यहां से k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 36 का बाहर निकलेगा 6, तो प्लस और माइनस 6 जो है इसका आंसर सही होगा। लेकिन इसमें k का सारा मान प्लस में है 1 2 3 और k बराबर 6, तो इसलिए ये 6 जो है इसका आंसर सही माना जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म में इतना तथा इतना है अवरोधी विरोधी आश्रित।
इसमें भी हम लोग a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 की तुलना करते हैं। a1 बट्टा a2 a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की तुलना करेंगे और रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि विरोधी है या आश्रित है या अवरोधी है। a1 पहले समीकरण का जो x का गुणांक है, कुछ नहीं है तो 1, और बट्टे में a2 दूसरे समीकरण का जो x का गुणांक है 2 बराबर b1 पहले समीकरण का y और दूसरे में ये -5। हम क्या देख रहे हैं कि पहला ये बराबर नहीं आया, ये पहला बराबर नहीं आया तो हम तीसरे को काउंट भी नहीं करेंगे। इसका ये मतलब होता है कि ये केवल एक हल होगा, केवल एक हल, मतलब ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अगर इस समीकरण का ग्राफ खींचा जाएगा तो ये प्रतिच्छेद करने वाला रेखा होगा। तो अवरोधी का मतलब होता है, अवरोधी का मतलब होता है प्रतिच्छेद करने वाला। विरोधी का मतलब होता है जिसमें समांतर हो, और आश्रित का मतलब होता है दोनों लाइन एक ही पर हो। तो ये प्रतिच्छेद करने वाले को अवरोधी बोला जाएगा, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन 26 क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा बहुपद इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल होगा। बहुपद का भाग सबको आता होगा, शायद स्टार्टिंग में ही सिखाया जाता है। 2x² प्लस 3x प्लस 1 भाग देने के लिए इसको और इसको देखते हैं। ये लाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा, तो 2 और x से गुना करना होगा। तो 2x x से गुना होके 2x² हो जाएगा, फिर 2 को 2x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। घटाएंगे माइनस माइनस, ये कट गया। अब ये -4x है और प्लस 3x है, तो यहाँ पे -x बचेगा, -1 बचेगा, फिर +1। अब देखिए ये x है, ये -x है, तो मतलब -1 से गुना, -1 से गुना तो -x, फिर प्लस और माइनस -2 हो जाएगा। साइन चेंज होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस में 3 बच जाएगा। 3 मतलब सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए हमको k का मान निकालना है। तो अनंत हल तब होता है जब a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2। ये अनंत हल होने का शर्त है किसी दो रैखिक समीकरण के लिए। इसमें मान रखेंगे a1 का मतलब पहले समीकरण का x का गुणांक, a2 का मतलब दूसरे समीकरण, यहां से देखिए 5x प्लस ky बराबर 15। तो यहाँ पे दूसरे समीकरण का x का है 5 बराबर b1, इसका है 2 बट्टे में दूसरे समीकरण का b2 है k बट्टे में k बराबर c1 का मान, ये बराबर के इधर है, जबकि इधर होता तो ये माइनस में 3 होता, और बट्टे में c2 का मान, ये भी बराबर के इधर है, अगर ये इधर जाता तो माइनस में होता। ठीक है, तो -15। अब मैंने बताया है अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन कि k का मान निकालना है तो बस 2 को लो और उसको क्रॉस गुना करके आंसर निकाल दो। तो देखो k को 1 से तो k और बराबर 5 दूना 10, तो मेरा क्या हो जाएगा 10 है। यस, बी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 क्या कह रहा, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। अनंत हल हो तो दो समीकरण का अगर हल अनंत है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक समीकरण का लाइन है तो दूसरे समीकरण का लाइन भी इसी पर होगा, तो इसको हम लोग आश्रित कहते हैं। दो समांतर रेखा, दो प्रतिच्छेदी रेखा, दो संपाती रेखा, ये वाला संपाती रेखा ये कहलाता है, दोनों एक दूसरे पर होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 क्या कह रहा, यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका जो है बहुपद में x का जो मान है दुगो होगा, तो ये दोनों बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह के होंगे। मतलब मान लो कि x बराबर इसका जो मूल है अल्फा आया है,
तो इसका दूसरा वाला मान क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। बस जिसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अल्फा का मान अगर अल्फा है, अल्फा का मान अगर अल्फा है तो बीटा का मान जो है वो माइनस अल्फा होगा। दोनों सेम है परंतु विपरीत है। तो हमको क्या बोल रहा है कि मूल बराबर और विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें a का मान हमको निकालना है। तो देखिए इन दोनों का योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। इसमें अल्फा का मान तो अल्फा है प्लस बीटा का मान माइनस अल्फा है, ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाए। फिर माइनस बी की जगह उस क्वेश्चन में क्या है, बी की जगह उस क्वेश्चन में क्या है, तो x के साथ में जो होता है वो होता है b, मतलब b की जगह a है और बट्टे में a की जगह क्या है, a का मतलब यहां जो गुणांक है 1, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो अल्फा प्लस ब्रैकेट माइनस माइनस अल्फा बराबर ये माइनस a और ये अल्फा अल्फा 0 हो जाएगा, माइनस में दोनों आ गया तो a बराबर मेरा जो है इसका 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा, क्वेश्चन 30 देखते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना, दोनों संख्याओं का योग 27 है, संख्याएं बताएं। मतलब दो संख्या है और उसमें संबंध दिया हुआ है। ये हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना है, तो एक संख्या x दूसरी संख्या y मानते हैं, तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 2 गुना है और दोनों संख्याओं का योग 27 है, मतलब x प्लस वाई बराबर 27 है। अब इसमें हम लोग मान रख के पता करते हैं इसका। देखो x बराबर 2y है ना, तो हम इसमें x की जगह 2y रख के प्लस y बराबर 27 कर लेते हैं, तो ये 3y बराबर हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 3 नमा 27, तो y का मान आया 9। अब y का मान इसमें रख देते हैं तो x का मान निकलेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 2 इंटू y की जगह 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 दूना 18। मतलब एक संख्या 9 दूसरी संख्या 18, एक संख्या 9 दूसरी संख्या 18, तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 क्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या तब रूट अंडर n हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा परिमेय होगा। देखिए रूट अंडर n और n की जगह जो बोला कि हर बार जो है वो एक प्राकृतिक संख्या होगा, तो अगर n की जगह 1 लेता हूं तो n की जगह 2 लेता हूं तो ये बाहर निकलेगा ही नहीं, फिर n की जगह 3 लेता हूं तो ये भी बाहर नहीं निकलेगा, n की जगह 4 लेता हूं तो ये बाहर निकल जाएगा। मतलब ये कभी बाहर निकल जाता है तो इसको परिमेय बोलेंगे और बाहर नहीं निकला तो अपरिमेय। परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी, तो ये हमेशा प्राकृतिक नहीं, हमेशा अपरिमेय नहीं, हमेशा परिमेय नहीं, कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय, कभी पूरी तरह निकल जाएगा 1 2 3 4 5 6 और कभी नहीं निकलेगा। तो ये ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा, त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर खाली जगह, इसमें क्या भराएगा। त्रिघात बहुपद के लिए तीनों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तीनों का योगफल का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। द्विघात के लिए भी यही होता है और त्रिघात के लिए भी यही होता है, ठीक है। माइनस फॉर्मूले में है और b का मतलब जो x स्क्वायर का गुणांक होगा -7, इसको बट्टे में a जो है x का गुणांक, x क्यूब का गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 7, नीचे में कुछ नहीं लिखा है तो 7 जो है c इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है, क्वेश्चन 33 देखेंगे। क्वेश्चन 33 कह रहा समीकरण निकाय इतना बड़ा और इतना के अनगिनत हल होने के लिए के का मान निकालिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन बार बार मैं दे रहा हूं
के का मान निकालिए, अनगिनत हल हो, कोई हल नहीं हो इसके लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है के का मान निकालना है, जबकि इन दोनों समीकरण के क्या है, अनगिनत हल है। अनगिनत हल तब होता है जब a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2। अब इसमें a1 का मान पहले समीकरण का x बट्टा a2 का मान दूसरे समीकरण का x के साथ का गुणांक 5 बराबर b1 का मान ये 2 और बट्टे में b2 का मान ये k और बराबर c1 ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा और बट्टे में c2 इधर आएगा तो -15 हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, शायद ये क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए थे। खैर ये हो गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी दो को ही लेके k का मान निकाल देंगे। क्रॉस गुणा करने पर k बराबर 10, तो ये 10 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं तो उनका मस। अभाज्य संख्याओं का मस हमेशा एक होता है। अभाज्य संख्याओं का मस, चाहे 2 संख्या हो चाहे 10 संख्या हो, सब अभाज्य हो तो उसका मस हमेशा एक होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 देखिए क्या कह रहा। क्वेश्चन कह रहा दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, मतलब दो समीकरण है और उसका जब ग्राफ खींचा गया है तो एक रेखा अगर ऐसे है तो दूसरा रेखा ऐसा है कि ये प्रतिच्छेद हो रहा है, ये दोनों रेखा। तो प्रतिच्छेद रेखा जब होता है तो इस स्थिति में हलों की संख्या जो है केवल एक होती है, एक x का एक y का, सिर्फ एक, कोई हल नहीं, अनंत हल, सिर्फ एक x का और एक y का। अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 क्या कह रहा, क्वेश्चन 36 है यदि px बराबर इतना तो px का एक शून्यक है। इसमें बोल रहा है कि px बराबर ये दिया हुआ, तो px का एक शून्यक कौन है। इसमें से जो मान रखने पर px का मान 0 आ जाएगा वही एक शून्यक होगा। चलिए मैं रखता हूं। सबसे पहले 2 है ना यहाँ, तो p2 बराबर यहाँ पे x स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। हल कीजिए, 4 माइनस 3 दूना 6 और माइनस 4, तो ये 4 और माइनस 6 4 10, ये मेरे को -6 मिल रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब 0 रख के देखते हैं, तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4। इसको हल करेंगे तो 0 माइनस 4, इस स्थिति में भी हमको -4 मिला, मतलब ये भी आंसर सही नहीं है। अब मैं b का 4 रखता हूं, p4 रखता हूं बराबर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 और -4 बराबर हो जाएगा 16 माइनस 4 दिया 12 माइनस 4, ये हो जाएगा 16, 12 4 16 माइनस में, तो ये हो जाएगा 0, मतलब ये शून्यक है। बी जो है इसका सही आंसर होगा। जिस मान को रख के वो 0 हो जाता है वो शून्यक माना जाता है। अब क्वेश्चन 37 देखना है हम लोगों को। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा, क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन कह रहा समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या है। तो कोई भी पद निकालना है, 10वां पद का मतलब a10 और इसका होता है रूप a + 9d। तो इसमें हम लोग a और d का मान रखेंगे। इसमें a बराबर कितना है 54 और d बराबर कितना है भैया 51 माइनस 54, a2 माइनस a1, 51 माइनस 54, तो हो जाता है -3। मान रखिए a की जगह हम रखेंगे 54 प्लस 9 इंटू डी की जगह हम लोग रखेंगे -3। ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54 और प्लस माइनस माइनस 9 दिया 27 हो जाएगा 27। अब इसको घटा दीजिए, इसमें से ये घट जाएगा तो ये बचेगा 14 में से 7 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27। तो 27 है क्या इसमें ऑप्शन, प्लस में 27, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखने वाले हैं हम लोग। 38, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए जो बेनिफिशियल हो सकते हैं एग्जाम के लिए, उस तरह के वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन 38,
यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर हो तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x प्लस y। कभी भी ये याद रखना, अगर एक धारा की दिशा x है और नाव की दिशा y है तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों प्लस हो जाएगा, और अगर एक दूसरे के विपरीत जाएगा मतलब पानी इधर की ओर बह रहा है, ऐसे पानी बह रहा है, ठीक है, और नाव जो है वो भी इधर की ओर ही चल रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो इस स्थिति में दोनों का चाल, अगर इसका जो भी है x इसका है, इसका y है, या इसका x है, इसका y है, तो उस स्थिति में अगर दोनों इधर की ओर आ रहा है तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, यह हमेशा याद रखिएगा। और अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो x माइनस y हो जाएगा। तो x प्लस y है क्या इसमें ऑप्शन? यस, डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 39, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 है? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कौन सा पद, तो मान लेना एनवा पद, मान लेना एनवा पद, ए एन बराबर मान लेना है कि ये 82 है, एनवा पद 82। अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 82। इसमें मान रखिए a की जगह हम लोग रखेंगे पहला पद 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह a2 माइनस a1, 6 में से 2 घटा तो 4 बराबर 82। अब इससे हल करके n का ये 2 इधर आएगा तो यहां n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 82, और माइनस ये इधर आएगा तो 2, ये हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू 4 बराबर 80, और ये 4 चूंकि गुना में है तो यहां से 4 दूना 8 कट जाएगा, तो ये n का माइनस 1 इधर आएगा तो n बराबर ये 20 प्लस इधर आएगा तो प्लस 1, तो n बराबर हो गया 21, मतलब 21वां पद जो है 82 होगा, 21वां पद, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना के अनगिनत हल हो। फिर से वही क्वेश्चन, मतलब उसी तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग है, रिपीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में है के किस मान के लिए, इसमें 6 है वहां 15 था, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल होने के लिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये पीछे कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के भी हैं, इसलिए वो क्वेश्चन रिपीट हो गए। बस ये ध्यान रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। a1 का मान इसमें 4 है, 4, और बट्टे में a2 का मान 2 है बराबर b1 का मान k है, और बट्टे में b2 का मान -4 है बराबर c1 का मान, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -6, और c2 का मान -3 है। हल करके मैंने बोला हुआ है कि k का जब मान निकालना हो किसी दो को ही बराबर करो, यहां से गुना करो तो ये 2k और बराबर हो जाएगा -16, 4 चौके -16, और ये माइनस में है तो ये k बराबर यहां से 2 8 16 हो जाए तो k बराबर -8। क्या है इसमें आंसर? यस 8, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41 देखते हैं, क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 41, दो लगातार संख्याओं का मस है। लगातार संख्या मतलब एक 20 है तो दूसरा 21 हो, एक 40 है तो दूसरा 41 हो, एक 5 है तो दूसरा 6 हो, तो ऐसे संख्याओं का मसा हमेशा 1 आता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन 42, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, संगत और असंगत, असंगत का मतलब कोई हल नहीं है समीकरण का, कोई हल नहीं है, असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी, और जब कोई हल नहीं होता है तो इसके लिए जो रेखा होती है वो समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो समांतर हो जाएगा इसका आंसर। ये सब थ्योरी पार्ट से रिलेटेड है, आपको ये सब कंसेप्ट याद रखने चाहिए, फॉर्मूला सब याद रखना होगा। कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट बताया जाता है कॉपी में उसको याद रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 43,
इतना इतना का लसा और मसा का अनुपात है, मतलब ये सब नंबर है, इसका लसा और मसा का अनुपात निकालना। तो कुछ नहीं, हम इसको लघुत्तम और महत्तम निकालेंगे, एलसीएम एचसीएफ। 6 को गुणनखंड करें तो 6 बराबर क्या होगा, 2 गुने 3। फिर 8 को करें तो 2 गुने 2 और गुने 2, इसको हम लिख देंगे 2 पे पावर 3। और उसके बाद 22 को करें तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 11। तो इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम होता है जो कॉमन हो उसका अधिक पावर वाला। कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो सबसे अधिक पावर 2 पे पावर 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो 3 इसमें बच गया था और 11 इसमें, तो इंटू 3 इंटू 11, ये हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुने 3 गुने 11, तो ये हो गया 8 दिया 24, 24 को 11 से गुना करेंगे तो 24 एकम 24 के 4 हासिल 2, और 24 एकम 24 और 25 26, 264 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है उसका कम पावर वाला, इसमें 1 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो 1 2 लिया जाएगा 2, और जो बच जाता है उसमें से कुछ नहीं लिखते हैं, इसमें 3 एक्स्ट्रा था, 11 एक्स्ट्रा है, कुछ नहीं लिखा जाएगा, एचसीएफ ये। तो इसमें बोला कि अनुपात निकालिए, अनुपात। अनुपात का मतलब होता है दोनों को बट्टे के फॉर्म में। पहले किसका नाम है इस क्वेश्चन में, लसा, तो लसा ऊपर रहेगा, लसा एलसीएम ऊपर रहेगा 264, अब बट्टे में रहेगा 2। काट के देखिए क्या आंसर आता है, क्या आंसर आता है, काट के देखिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 132 ऊपर में, और नीचे में कुछ नहीं है तो अनुपात 1, 132 अनुपात 1। यस, इसका ऑप्शन ए जो है आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 कह रहा, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, कितनी 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या 10 है, तो क्या ये 3 से भाज्य है, नहीं। 11 होता है, क्या ये 3 से भाज्य है, नहीं। 12 होता है, क्या ये 3 से भाज्य है, हाँ। तो सबसे छोटा नंबर जो 3 से कट जाता है वो 12 होता है, तो इसके आगे कौन होगा, 15 होगा, इसके आगे कौन होगा, 18 होगा। और ऐसे करते 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 डॉट 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 जो है सबसे लास्ट वाला कौन होगा, सबसे लास्ट वाला कुछ भी हो, चलो मुझे कितनी, यहां पे ये पूछ दिया, इसका मतलब हमको इसमें n का मान निकालना है, इसमें n का मान निकालना है। सबसे लास्ट जो है 2 अंकों वाला 99 होता है, तो क्या ये 3 से भाज्य है, यस 3 से भाज्य है। तो मेरा ये एपी बन जाता है। इस एपी में a बराबर मेरे पास है 12 और d बराबर है a2 माइनस a1 मतलब 3, और ये l बराबर माना जाएगा लास्ट टर्म, अंतिम पद। तो हमको n का मान निकालने के लिए हम लोग l का फॉर्मूला यूज करेंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। l की जगह मैं रखूंगा 99 बराबर a की जगह रखूंगा 12 प्लस n की जगह रखूंगा n माइनस 1 इंटू डी की जगह 3। अब यहां से हल करके n का मान निकाला जाए, ये 12 इधर आएगा तो 99 माइनस में 12 हो जाएगा और बराबर n माइनस 1 और बाहर में इंटू 3। यहां पे लिखता हूं, इसमें से ये घटेगा, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, और बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू में 3। अब ये 3 बट्टे में आएगा, कटेगा तो यहीं से काट देता हूं, 3 दूना 6, 2 बचा 3 नमा 27। अब n माइनस 1 है तो ये माइनस 1 भी इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 29, और ये माइनस 1 जब इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 30 आ गया। मतलब कितने पद पूछे थे, तो ये 30 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में क्या कह रहा, यदि a और b अभाज्य संख्या तो a और b का लसा क्या होगा। कोई भी 2 संख्या अगर अभाज्य हो, जैसे 5 और 7 है, जैसे 11 और 13 है, तो इसका HCF जो है, मसा जो है हमेशा इसका 1 होगा, और लसा जो है इसका LCM जो है
वो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, 11 गुने 13। तो यहाँ पे a और b है, मतलब a गुने b इसका लस होगा, a गुने b मतलब c इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46, AP दिया हुआ है में पदों की संख्या क्या है, मतलब n का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में n का मान निकालना है। क्वेश्चन में हमको ये AP है अगर, तो ये पहला a बराबर होगा -10 और d बराबर जो है वो a2 - a1 मतलब -6 - 10 हल करने पर हमको मिलता है -6 +10, ये बचेगा 4 प्लस में, और ये 34 दिया हुआ, फिर उसके बाद डॉट 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 नहीं है, इसका मतलब ये 34 जो है मेरा L बराबर है, लास्ट टर्म अंतिम पद। तो हमको पदों की संख्या पूछी जा रही है, तो फिर से वही L का एक फॉर्मूला होता है, L बराबर होता है a + n - 1 इंटू d। L की जगह रखेंगे 34 बराबर a की जगह रखेंगे -10 फिर प्लस ब्रैकेट में n - 1, d की जगह रख देंगे 4। इसको हल करके n का मान निकलेगा, ये 10 इधर आएगा, 34 + 10 बराबर n - 1 इंटू 4। ये हल होगा तो 44 बराबर n - 1 इंटू 4। ये 4 से 11 बार में कट जाए, ये n का -1 जो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 11 + 1 बराबर n, तो n बराबर 12। क्या है इसमें ऑप्शन 12, बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 47 देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में, ताकि इस चैनल से और भी लोग जुड़ सकें, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप भी मेरे लिए काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन 47, 1 + 2 + 3 डॉट 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 n बराबर है। देखिए इसमें प्राकृतिक संख्या है, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर एक से शुरू होके और लगातार संख्याएं जाए जहां तक, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी का मैंने यूज किया है पिछले क्वेश्चन में, जब 1000 अंकों का योग ज्ञात करना था। यहाँ पे n तक है तो n × n + 1/2। अगला क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 48 कह रहा, क्वेश्चन 48 है, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं। समीकरण तो एक ही है, और जब एक समीकरण होता है तो इसमें हम लोग x का मान अपने मन से रखते जाएंगे, y का मिलता जाएगा। x का जितना रखेंगे, x का 1 रखेंगे तो y का कुछ आएगा, x का 2 रखेंगे तो y का कुछ आएगा, x का 3 रखेंगे तो y का कुछ आएगा। मतलब एक समीकरण अगर दिया हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसमें x और y के अनगिनत मान संभव है, अनगिनत मान संभव है। तो यहाँ पे इसका अनगिनत जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 क्या कह रहा, क्वेश्चन 49 देखिए क्या कह रहा। क्वेश्चन 49 कह रहा, निम्नलिखित में x² -√2x - 12 के शून्यक कौन से हैं, मतलब इन सब में इस बहुपद का शून्यक कौन है। तो बहुपद का शून्यक निकालने का क्या कंसेप्ट होता है, x², इस बीच वाले को दो पार्ट में लिखेंगे इस तरह से कि उसको एक जगह करने पर यही नंबर आए, गुना करने पर हमको क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए, और x², ये x² है, -12 है तो -12x²। अब इसको तोड़ते हैं दो पार्ट में, ये देखिए क्या लिखाएगा, √2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, 1√2 है, तो मैं इसको लिखता हूं -3√2x और +2√2x और -12। देखिए इसको एक जगह कीजिए, -3 और +2 घट के -1 बचेगा, -1√2 जो कि हमको ये लाना था। गुना करने पर हमको आना चाहिए -12, तो ये बाहर वाला नंबर, रूट के बाहर वाला -3 × 2 हो जाएगा, जो कि 6 आएगा, माइनस में 6 आएगा।
और ये √2 इंटू √2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -12। मतलब ये मेरा गुणनखंड सही है। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ x माइनस यहाँ पे बचेगा 3√2, फिर प्लस यहां से क्या कॉमन लेना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ भी सिर्फ x बचना है, तो ये पूरा कॉमन 2√2 ब्रैकेट में x माइनस 12 में से ये कॉमन आया तो यही बचेगा 3√2 और उसके बाद लिखाएगा x प्लस 2√2 ब्रैकेट में और अंदर वाला x माइनस 3√2 और बराबर हो जाएगा 0। x प्लस 2√2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस में 2√2 और यहां से x माइनस 3√2 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा 3√2। एक मान आ रहा है -2√2, दूसरा मान आ रहा है 3√2, है क्या -2√2, इसमें 3√2 है तो है, लेकिन -2√2 नहीं है, -2√2 नहीं है, ये नहीं है, कोई नहीं है इसमें से, देख लीजिए, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा, 2, 10, 20 के लसा और मसा का अनुपात, तो इन सब का लसा निकालिए। 2 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 1, 10 का क्या होगा 2 गुने 5, 20 का क्या होगा 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूना 4 पंचे 20, तो लसा क्या हो जाएगा इसका LCM बराबर क्या हो जाएगा, जो कॉमन होता है इसको पावर के फॉर्म में लेंगे तो 2 पे पावर 2 गुने 5 हो जाएगा। तो जो कॉमन है, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो अधिक पावर वाला मतलब 2 पे पावर 2, और इनटू जो एक्स्ट्रा बचा इसमें 1 है, इसमें क्या है 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 यहां भी है और 5 इसमें भी है, तो एक ही लिया जाएगा। अगर पावर अधिक रहता तो अधिक पावर वाला लिया जाता। तो ये मेरा कैलकुलेशन जो है वो हो जाता है 2 पे पावर 2 का मतलब 4 और गुने 1 को तो लिखते नहीं है, गुना में तो 5, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 आया एलसीएम। और एचसीएफ क्या आएगा, जो कॉमन है उसका कम पावर वाला, कॉमन 2, 2 और 2, तो इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, इसमें 2 है, तो पावर 1 लिया जाएगा बस ये, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बच गया उसमें से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तो एलसीएम मेरा ये आया, एचसीएफ ये आया। हमको बोला लसा और मसा का अनुपात निकालने को, तो अनुपात में लसा पहले बोला गया, तो इसका मतलब लसा का मान ऊपर रहेगा जो कि 20 आया था, और बट्टे में मसा एचसीएफ जो है 2 आया था, ये कट जाएगा, तो ये अनुपात 2 दहा ही 20 हो जा, और ये 10, तो ये 10:1। तो ये मेरा फाइनल जो है 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको 1 बाय 1 बताया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।